हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एडिटोरियल है जिसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द कमिटी टू एग्जामिन इशूज ऑफ क्यूर कम्युनिटी इज वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ वर्ब कौन है? इज है। इज और इसके पहले जो भी सब्जेक्ट है, और इज किसके अकॉर्डिंग आया? तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड आपका कौन सा हो गया? कमिटी। कमिटी के अकॉर्डिंग ही इज आया है। तो एक कमिटी है जिसको एग्जामिन करने के लिए 2+B1 पर्पस बताता है। एग्जामिन करने को है इशूज को। इशूज क्या चीज़ का है? तो क्यूअर कम्युनिटी था जिसमें LGBTQ, लेस्बियन हो गया, गे हो गया, बाइसेक्सुअल, इस सारे का एक अम्ब्रेला टर्म होता है जिसको हम लोग क्यूअर कम्युनिटी बोलते हैं। उसका एक कमिटी है, उसका वेलकम है। इट मस्ट, इस किसके लिए आया है? कमिटी के लिए आया है। इट मस्ट होल्ड वाइड रेंजिंग कंसल्टेशंस फोकस ऑन इक्विटी। मस्ट होल्ड एक यहाँ पर वर्ब हो गया और एक फोकस वर्ब हो गया, और दोनों के लिए जो मॉडल है वो मस्ट ही है। इसके लिए मस्ट और वो वहाँ पर मस्ट तो है ही। तो इसको अवश्य क्या करना चाहिए? एक कंसल्ट बृहद तौर पर बातचीत करनी चाहिए और फोकस ऑन इक्विटी करना चाहिए। इसको फोकस कहाँ पे करना चाहिए कि एक ईमानदारी पर होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, उस पर भी फोकस इसको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Given the tenor of conservatism that has generally guided its views on LGBTQIA+ rights, including its opposition to the legalization of same-sex marriage in the country, the Center notification of a committee to examine the various issues relating to the queer community, honoring its undertaking to the Supreme Court in October last year, is welcome. अब यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ना, सेंटेंस थोड़ा लंबा दिख रहा होगा लेकिन ये लंबा नहीं है। ये अगर इसको आप ग्रामेटिकल, अगर आप ग्रामर पोर्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ग्रामर में कॉन्सेप्ट कैसे है सेंटेंस बनाने का, तो आप इजीली इसको ब्रेक डाउन करके समझ जाइएगा। और धीरे धीरे आपकी अगर एक प्रैक्टिस में आता जाएगा तो फिर इतना करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। फिर आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जैसे ही सेंटेंस पढ़ेंगे आपको अंडरस्टूड होने लगेगा कि क्या ये कहना चाह रहा है और क्या ये कह रहा है। तो गिवन द टेनर ऑफ कंजर्वेटिज्म, टेनर का मतलब क्या होता है? टेनर का मतलब होता है कि एक जो कैरेक्टर होता है, एक जो पैटर्न होता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब कि जो पुरानी रीतियों को मानने वाले होते हैं उसको कंजर्वेटिज्म बोला जाता है। तो उनका जो एक टेनर है, कैरेक्टर है, और दैट हैज़ जनरली गाइडेड, और दैट किसके लिए आया है? कंजर्वेटिज्म के लिए है। और जनरली गाइडेड जिसने क्या क्या सामान्यतः गाइड किया है। कंजर्वेटिज्म जो है जिसने सामान्यतः क्या किया है? दिशा दिखाया है। इट्स व्यूज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इट्स किसके लिए आ रहा है, तो अभी क्लियर नहीं है यहाँ तक सेंटेंस पढ़ने से कि इट्स किसके लिए आ रहा है। इट्स व्यूज ऑन LGBTQIA+ राइट्स। इसके व्यू को जो किस पर है? इस राइट्स, इसके राइट्स पर है। इंक्लूडिंग इट्स अपोजिशन टू द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन द कंट्री। और इसमें शामिल क्या है? इस चीज़ को भी शामिल करते हो कि इसका विरोध था, इट्स अपोजिशन। अब यहाँ पर इट्स किसके लिए आया अभी तक क्लियर नहीं है। टू द लीगलाइजेशन, और इसका अपोजिशन किससे था? जो कानूनी रूप देना था। किसको कानूनी रूप देना था? तो सेम सेक्स मैरिज को अपने देश में, इन द कंट्री। द सेंटर्स नोटिफिकेशन, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सेंटर नोटिफिकेशन ऑफ ए कमिटी। सेंटर यानी कि जो अभी सरकार है केंद्र में, उसकी बात हो रही है। और ये जो दोनों इट्स आया है ये इसी के अकॉर्डिंग आया है, माने इसी सेंटर की बात की जा रही थी। तो सेंटर का एक नोटिफिकेशन है कमेटी को लेकर, और वो कमेटी क्या करेगा? तो टू एग्जामिन करेगा। एक 2+B1 क्या बताता है? पर्पस बताता है। एग्जामिन करेगा बहुत सारे इश्यूज को जो रिलेट करते हैं। नाउन प्लस V for ING, नाउन जो कर रहा है, नाउन करते हैं, नाउन करता है, इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। इश्यूज जो रिलेट करता है किससे? क्यूअर कम्युनिटी से। इसके बाद क्या कह रहा है कि ऑनरिंग इट्स अंडरटेकिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन अक्टूबर लास्ट ईयर इज वेलकम। और ये एक चीज़ कह रहा है कि ऑनरिंग मतलब क्या होता है? वादे को पूरा करना। और अंडरटेकिंग माने होता है एक जो स्टेटमेंट दिए थे, जो एक आप वचन दिए थे उसको पूरा करते हैं। और अंडरटेकिंग किसको दिए थे? तो सुप्रीम कोर्ट को दिए थे, अक्टूबर में दिए थे और लास्ट ईयर दिए थे। तो इज वेलकम। तो ये अब जो यहाँ पर ये इज है ये किसके अकॉर्डिंग आया है? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये तो सारा बात था जो सेंटेंस, मेन सेंटेंस के पहले एक जैसे कोई चीज़ प्रिल्यूड किया जाता है कि कोई चीज़ माहौल बनाया जाता है, ये चीज़ था। और मेन सेंटेंस आपका यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन इच का सब्जेक्ट वर्ड कौन है? ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग
देखिए यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये इसका उसी के अकॉर्डिंग ईज आया है, तो इसको ध्यान में रखना है। इससे आपको कॉमन एरर्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर यहाँ पे आर हो जाएगा तो फिर आपको एक मुश्किल हो जाएगा कि कैसे हुआ, तो कॉन्सेप्ट सीखना काफ़ी ज़रूरी है। आगे आते हैं। चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी द मैंडेट ऑफ द 6 चेयर्ड बाय, चेयर्ड किया गया, नाउन प्लस V3, तो नाउन तो यहाँ पर नहीं आपको नजर आ रहा है, तो V3 बाय, तो चेयर किया गया या चेयर किया जाता है किसके द्वारा, बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। द मैंडेट ऑफ द 6 मेंबर कमिटी, अब इस कमिटी को चेयर किया जाता है किसके द्वारा, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। तो मैंडेट ऑफ द 6 मेंबर कमिटी इज टू इंश्योर दैट द सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस फेस्ड बाय द कम्युनिटी इन एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स एंड सर्विसेज इज मिटिगेटेड। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमको वर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो एक वर्ब तो आपका क्या है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर कहाँ पर है, क्या ये भी वर्ब है। आप लोग अपने अंदर एक सवाल, इसका क्वेश्चन देखने का कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास। और यहाँ पर आपका एक इज मिटिगेटेड है, 2 वर्ब है। तो पहले सब्जेक्ट वर्ड हमको खोजना है, तो इस इज के लिए सब्जेक्ट जो होगा आपका ये मैंडेट होगा। इसको हम लोग तोड़कर देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंस टूटता है। दी मैंडेट, मैंडेट मतलब होता है जो एक कोई चीज़, नियम कानून जो बताया जाता है किसी चीज़ के द्वारा जो दिया जाता है नियम कानून, उसी को मैंडेट बोलते हैं। मत जिसको बोलते हैं, ये मत था किसका, 6 मेंबर कमिटी का। अब मैंडेट है, मैंडेट क्या है, टू इंश्योर करना, 2 + V1 मतलब होता है करना, टू इंश्योर करना। तो इंश्योर क्या करना है, तो इंश्योर जो करने वाली बात है वो यहाँ से है। तो इज किसके लिए आया है, मैंडेट के लिए। अब यहाँ पर ये जो इमेज मिटिगेटेड है, अब आपको यहाँ पर टू इंश्योर के बाद ये दैट आपका क्या है, कंजंक्शन है, इसके बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस फेस्ड बाय, तो सिस्टेमिक होता है कि मैंने संस्था में जो डिस्क्रिमिनेशन है और वायलेंस जो है, जो एक बहुत तरह से सोसाइटी में ये चीज़ें घुस गई है और एक सिस्टम का हिस्सा बन गई है, तो वो एक वही बोल रहा है कि सिस्टम से व्यवस्था से जो संबंधित डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव और वायलेंस, और ये फेस्ट किया जाता है। यहाँ ना ये जो है फेस्ट, यहाँ पर ये टेंस वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये क्या है आपका V3 है, और V3 के पहले क्या है, नाउन, यानी नाउन प्लस V3। तो सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस जिसे फेस किया जाता है किसके द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा। और कम्युनिटी के पहले क्या है, दी, इसका मतलब इस कम्युनिटी के बारे में पहले बात की गई है। तो कौन सी कम्युनिटी है, तो LGBTQI+ है, जिसके बारे में क्वीयर कम्युनिटी भी इसको बोलते हैं हम लोग। और डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस है, ये किस चीज़ में आ रहा है, तो एक्सेसिंग में, मतलब प्राप्त करने में, कौन सा, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को प्राप्त करने में या उसको लाभ लेने में, और सर्विसेज को जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको क्या किया जाए, इज मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, तो उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इज मिटिगेटेड के लिए कौन सा आ जाएगा आपका, सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, ये इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया। आगे आते हैं। दी वर्क दैट लाइज अहेड इज आर्डुअस, अब यहाँ पर एक वर्ब आपका यहाँ पर आ गया, तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ड, इसका सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट वर्ड। वर्क और दैट ये किसके लिए आया है, वर्क के लिए आया है। तो बोल रहा है कि वर्क जो आगे पड़ा हुआ है वो क्या है, आर्डुअस मतलब होता है काफ़ी कठिन है, मुश्किल है, आसान नहीं है। The panel will need to consult widely with LGBTQIA+ rights groups and other experts to draw up a roadmap for a more equitable society. Will need यहाँ पर आपका वर्ब है, पैनल जो समूह है उसको ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी करने की, तो कंसल्ट करने की बहुत विस्तृत रूप में, किसके साथ, इस ग्रुप के राइट्स के ग्रुप के साथ और दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ, क्या करने के लिए, तो 2 + V1 पर्पस बताता है कोई चीज़ को, तो टू ड्रॉ ऑफ ए रोड मैप, एक रोड मैप बनाने के लिए। और ये रोड मैप किस चीज़ के लिए बनाना है, तो एक जो सोसाइटी ऐसी बनाना है जिसमें सभी को सम्मान मिल सके, इज्जत मिल सके, तो इक्विटेबल मतलब न्यायोचित समाज बनाने के लिए एक रोड मैप बनाना होगा।
In its landmark 3:2 judgment last year that stopped short of granting constitutional validity to same-sex marriage, SC had shifted the onus onto the legislature to ensure that protective safeguards are woven into the framework of rights and that a bouquet of entitlements which flow from an abiding relationship of this kind is recognized. अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कॉमा है, जब भी इस तरह का लंबा सेंटेंस है इस तरह का ध्यान दीजिएगा। ये जो कॉमा वाला सेंटेंस है इसमें देखिए तो टेंस वर्ब है, तो देख लेते हैं, तो इसमें टेंस वर्ब नहीं है, तो टेंस वर्ब नहीं, तो इसका मतलब ये फ्रेज है, मतलब उस सेंटेंस को मेन सेंटेंस को बोलने से पहले कुछ बातें बोली जाती है जिसको ध्यान में रखना है जब मेन सेंटेंस आप पढ़ेंगे। तो एक इट्स किसके लिए आया है, तो ये अभी जब यहाँ तक पढ़ेगा तो आपको क्लियर नहीं होगा कि ये इट्स किसके लिए है, लेकिन जैसे ही इस कॉमा के बाद का सेंटेंस पढ़ेगा तो आपको एक एसी नज़र आएगा, तो समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इट्स आ रहा है। तो अपने लैंडमार्क 3:2 जजमेंट है, मतलब 5 जजों की बेंच थी जिसमें एक तरफ 3 थे और एक तरफ 2 जजमेंट से पास हुआ है पिछले साल। दैट स्टॉप, और दैट किसके लिए आया है, तो ये जजमेंट के लिए आया, जिसने रोक दिया, और क्या रोक दिया, जो रुक गया, शॉर्ट, दैट स्टॉप शॉर्ट, मतलब कुछ करने से पहले ही रुक जाना, और क्या करने से पहले ही, तो ग्रांट करना मतलब प्रदान करना, क्या प्रदान करने के वाला था जिससे पहले वो रुक गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, एक संवैधानिक जो मान्यता है वो देने के लिए, किसको, तो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता जो देता उससे पहले ही रुक गया, और वो रुका किस तरह से, तो 3:2 का जजमेंट आ गया, इसकी वजह से एससी हैड शिफ्टेड, और इस चीज़ को करके क्या किया है, तो एससी ने शिफ्ट कर दिया है, मतलब दूसरे पाले में ओनस मतलब होता है जिम्मेवारी को दूसरे तरफ शिफ्ट कर दिया है, और ये कहाँ पर किया है, तो लेजिस्लेचर पर, जो कानून बनाते हैं, जो सरकार है उस पर डाल दिया है। क्या कर, टू इंश्योर करने के लिए, इंश्योर क्या करना है, तो दैट के बाद जो सेंटेंस है वो इंश्योर करने की बात करेगा कि क्या करना है, प्रोटेक्टिव सेफगार्ड्स, मतलब आर वुमेन, मतलब सेफगार्ड्स मतलब ऐसे दिशा निर्देश बनाए जाएं जिससे सभी को क्या हो, एक प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले, आर वुमेन मतलब कि बनाए जाएं, इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स जो अधिकार हैं उनके फ्रेमवर्क में एक सेफगार्ड्स, प्रोटेक्टिव सेफगार्ड्स को डाला जाए, बनाया जाए। एंड दैट करने का मतलब है कि ऊपर जो बात बोलेगी उससे रिलेटेड ही कुछ बात है। एंड अ बुके ऑफ इंटाइटलमेंट्स विच फ्लो फ्रॉम एन अबाइडिंग रिलेशनशिप ऑफ दिस काइंड इज रिकॉग्नाइज्ड। अब कह रहा है कि इंटाइटलमेंट्स होता है मतलब अधिकार होते हैं, और बुके कहने का, बुके तो होता है फ्लावर्स का, तो नहीं, जो इंटाइटलमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं उनके ग्रुप को यहाँ बुके बोला जाता है। बुके ऑफ इंटाइटलमेंट्स मतलब बहुत सारे अधिकारों का समूह एक होता है। विच फ्लो, तो विच किसके लिए आया है, इंटाइटलमेंट्स के लिए, और वो जो अधिकार है वो फ्लो होता है, मतलब वो निकलता है कहाँ से, फ्रॉम एन अबाइडिंग रिलेशनशिप, एक जो ऐसा रिलेशनशिप जो दोनों मान के चल रहा है, जिसमें दो सेम होमोसेक्सुअल जिसको बोल सकते हैं आप, उसी तरीके के रिलेशनशिप में अबाइड कर रहे हैं, मतलब उसको मान रहे हैं, ऑफ दिस काइंड इज रिकॉग्नाइज। तो जो भी इस तरह के रिलेशनशिप से जो अधिकार निकल रहे हैं उसको क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को हमने किया, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिटेल में हमको जाना पड़ रहा है ताकि आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझें, पढ़ना कैसे सेंटेंस को। The entitlements iterated by the Apex Code included the right to be treated as a family for banking and medical purposes, jail visitation and last rights among others। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को टेंस वर्ब पूछना है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आइटरेटेड क्या टेंस वर्ब है, एक इंक्लूडेड है। तो आपका जो है यहाँ पर टेंस वर्ब सिर्फ इंक्लूडेड है, ये जो आइटरेटेड है वो नाउन प्लस V3 है। तो इंटाइटलमेंट्स अधिकार जिसे आइटरेट किया गया, जिसे दोहराया गया, किसके द्वारा, बाय द अपेक्स कोड, अपेक्स कोड के द्वारा जो इंटाइटलमेंट्स जो अधिकार की बात रही उसको दोहराया गया है, और वो इंटाइटलमेंट्स में इंक्लूड करता है क्या, द राइट, एक अधिकार जिसको ट्रीट किया जाए एज ए फैमिली, एक फैमिली के रूप में ट्रीट किया जाए, एक वो भी अधिकार शामिल है इसमें। और वो फैमिली किस पर्पज़ के लिए है, तो बैंकिंग और मेडिकल पर्पसेस के लिए। जेल विजिटेशन के लिए, मान लीजिए कि जेल में कोई बंद है तो उसको विजिट करना है, तो उसमें इसका भी अधिकार मिलना चाहिए कि भाई ये भी एक मेंबर के रूप में जा सके। और जो मरने के बाद जो लास्ट राइट होता है उसमें, एमंग अदर्स, और दूसरी चीज़ों में, ये सारे में उसको अधिकार मिलने चाहिए।
The court also mentioned legal consequences such as succession rights, maintenance, financial benefits such as under the Income Tax Act 1961, rights flowing from employment such as gratuity and family pension and insurance. अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर क्या है, मेंशन्ड। द कोर्ट एल्सो मेंशन्ड, माने एल्सो करने का मतलब इसके पहले भी कुछ चीज़ कोर्ट मेंशन किया है, तो कोर्ट ने फिर मेंशन क्या किया, लीगल कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक जो कानूनी जो परिणाम है जैसे वो भी मिलने चाहिए, उसके बारे में भी कोर्ट ने बताया है। और सच एज का मतलब होता है एग्जाम्पल्स बताना, जैसे में सक्सेशन राइट्स करने का मतलब है कि प्रॉपर्टी में हिस्से वाली बात हो जाती है, उस तरह का चीज़। मेंटेनेंस, मान लिया कि मेंटेनेंस की बात हो गई, अगर सेपरेशन होता है जैसे डिवोर्स होता है तो मेंटेनेंस मिलता है, तो इसमें भी एक तरह का हो। फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जो वित्तीय लाभ होता है, और वो किस तरह, सच एज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जैसे और लोगों को मिलता है, इसलिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स इनको भी मिलना चाहिए। और राइट्स फ्लोइंग फ्रॉम, अब यहाँ पर जो वर्ब है ये क्या टेंस वर्ब है, तो नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो ये आपको आ जाता है नाउन प्लस V4 का मतलब। राइट्स जो फ्लो कर रहे हैं किससे, अधिकार जो निकल रहे हैं, किससे निकल रहे हैं अधिकार, वो एम्प्लॉयमेंट से। तो कुछ एम्प्लॉयमेंट करते तो कुछ आपका अधिकार वहाँ पर बनता है। अब उस अधिकार की बात कर रहा है सच एज, तो सच एज जैसे जो काम करते हैं उसके लिए जब रिटायरमेंट होता है तो ग्रेच्युटी मिलता है और फैमिली पेंशन मिलता है, तो इसमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एंड इंश्योरेंस, और जो इंश्योरेंस है वो। आगे हम लोग आते हैं, The reading down of the provisions of Article 377 by the SC stands out as a seminal movement, but the progress on the queer rights in the country has been checkered at the best of time. अब देखिए, रीड डाउन का मतलब क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन करना। जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस मतलब क्या होता है, जो खंड हैं, जो आर्टिकल 370 के जो The reading down of the provisions of Article 377 by the SC stands out as a seminal movement, but the progress on queer rights in the country has been checkered at the best of time. अब इसको देखते हैं। रीड डाउन मतलब होता है व्याख्या करना, तो प्रोविजंस मतलब होता है जो कानून लेजिस्लेशन, जो आपको आर्टिकल 377 के जो प्रोविजंस हैं, माने जो खंड हैं, उनकी व्याख्या जो होती है बाय द SC, और ये व्याख्या किसके द्वारा हुई है, तो SC के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टैंड्स आउट, तो ये आपका क्या है, टेंस वर्ब है, और जो इसका सब्जेक्ट वर्ड है वो क्या है, रीडिंग डाउन। ये रीडिंग डाउन आपका क्या है, सब्जेक्ट वर्ड है। तो रीडिंग डाउन जो है, जो इंटरप्रिटेशन है, इसको आप इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को इंटरप्रिटेशन। स्टैंड्स आउट मतलब निकल कर आता है, किस रूप में, सेमिनल मूवमेंट, एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट के रूप में। लेकिन बट यहाँ पर बोल रहा है कि जो इंटरप्रिटेशन है प्रोविजंस का आर्टिकल 377 जो SC किया है, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट बन के निकलता है। लेकिन प्रोग्रेस ऑन क्वेयर राइट्स, प्रोग्रेस जो है हैज़ बीन चेकर्ड का मतलब होता है जिसको ठीक से अप्स एंड डाउन्स जिसमें हुआ है, एक फ्लो अच्छा नहीं निकल के आया है, जिसमें कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है, तो उस तरह का चेकर्ड हुआ है। तो हैज़ बीन के जो यहाँ पर टेंस वर्ब है उसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो प्रोग्रेस है यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग, चूँकि प्रोग्रेस सिंगुलर है तो हैज आपका सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग। तो प्रोग्रेस जो हुआ है, प्रोग्रेस किस पे हुआ, तो क्यूअर राइट्स पर, कंट्री में जो क्यूअर राइट्स हुआ है उस पर प्रोग्रेस हुआ है। और वो प्रोग्रेस रहा कैसा है, तो हैज़ बीन चेकर्ड एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। एट द बेस्ट ऑफ टाइम के मैंने फेवरेबल टाइम में भी चेकर्ड रहा है, मतलब उसमें कभी अच्छा ही होता है, कभी मतलब कोई बुरा चीज़ हो गया, कभी प्रोग्रेस होता है, कभी नीचे आ जाता है, तो वो चीज़ ऐसा रहा है। Legislative intentions have often appeared to be out of sync with ground realities. A survey conducted by Pew Research between June and September 2023, for instance, showed that 53% adults were in favor of legalizing same-sex marriages. अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टेंस वर्ब खोजते हैं, तो हैव ऑफन अपीयर्ड एक यहाँ पर है, तो हैव इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो इंटेंशंस प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल आया है। तो लेजिस्लेटिव है जो कानून बनाने वाली जो संस्था है, सरकार जिसको आप मोटी मोटी बोल सकते हैं, कि उसका जो इरादा है वो क्या, हैव ऑफन अपीयर्ड मतलब हमेशा ऐसा महसूस होता है, टू बी आउट ऑफ सिंक मतलब उसका मेल जोल नहीं है, टू विथ ग्राउंड रियलिटी, जो धरती पर जो ज़मीन पर सच्चाई है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब उससे कटा हुआ है।
और ये बात किस रूप में क्यों कही जा रही है, इसका कहने का बेसिस क्या है, तो एक सर्वे हुआ है जिसे कंडक्ट किया गया, किसके द्वारा, तो प्यू रिसर्च के द्वारा। ये कब किया गया है, तो बिटवीन जून 22 एंड सितंबर 2023 के बीच में। फॉर इंस्टेंस कहने का मतलब कि एग्जाम्पल्स के तौर पर इस बात को बोला जा रहा है, वो शोड किया है। अब ये जो है, ये शोड यहाँ पर टेंस वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, तो सब्जेक्ट वर्ड आपका हो जाएगा सर्वे। सर्वे शोड, सर्वे ने दिखाया है, क्या दिखाया है, तो वो दिखाने वाली बात जो है यहाँ से आपको होगा कि 53% जो एडल्ट्स हैं वर्क। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आप टेंस वर्ब कौन सा है, वर्क, और वर्क किसके अकॉर्डिंग आया है, तो एडल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो एडल्ट्स पूरे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आया गया। तो जो 53% एडल्ट्स हैं वो फेवर में थे, किस चीज़ के फेवर में थे, कि सेक्स मैरिज को कानूनी वैधता दे देनी चाहिए, लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। इट इज ऑल्सो टेलिंग द कम्युनिटीज राइट्स बेयरली फीचर एज इलेक्शन इशूज। और ये और भी बताता है, ये तो एक जानकारी ये दे रहा है कि ये ग्राउंड रियलिटी में जो सरकार का पोजीशन है वो सही नहीं है, क्योंकि इसको बहुत लोग इसको इंडोर्स कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो टेलिंग, और ये चीज़ कुछ और भी बता रहा है, जो बता रहा है वो बात यहाँ से है कि कम्युनिटी की जो राइट्स हैं उस शायद ही कभी दिखती है एज इलेक्शन इशूज, माने इलेक्शन में भी ये इशू नहीं बन पाता है, उस तरह की बात ये रिसर्च में निकल कर आई है। दिस ईयर ओनली द कांग्रेस मैनिफेस्टो स्पीक्स ऑफ ए लॉ टू रिकॉग्नाइज सिविल यूनियंस बिटवीन कपल्स बिलोंगिंग टू द इस कम्युनिटी, LGBTQ community, and the CPIM of legal recognition and protection to same-sex couples similar to मैरिज, सिविल यूनियन, सेम सेक्स पार्टनरशिप्स। अब कह रहा है कि इस ईयर जो है सिर्फ जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, स्पीक्स, ये टेंस वर्ब आपका है, और ये जो है इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा, मैनिफेस्टो। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है इसके बारे में बात करता है, किस चीज़ के बारे में, कि एक लॉ लाया जाएगा, और लॉ क्या करेगा, तो रिकॉग्नाइज करेगा सिविल यूनियंस को। और सिविल यूनियंस का मतलब एक यूनियन बनाएगा जो सिविल यूनियंस को रूप में उसको पहचान देगा। और ये यूनियंस किसके किसके बीच में होगा, तो कपल्स होंगे जो बिलोंग करते हैं किस किस बीच में, तो इस कम्युनिटी और इस कम्युनिटी के लिए उसको एक सिविल यूनियंस के रूप में लॉ बनाएगा रिकॉग्नाइज करने के लिए। और दूसरा जो राइट्स है CPIM पार्टी है उसका कि लीगल रिकॉग्निशन देगा और प्रोटेक्शन देगा किस चीज़ को, तो सेम सेक्स कपल्स को, जो सिमिलर है क्या, प्रोटेक्शन देगा सेम सेक्स कपल को, और वो बराबर किसके है, तो मैरिज, सिविल यूनियन, सेम सेक्स पार्टनरशिप। और ये दोनों कानून इसके बराबरी के होंगे, जो फैसिलिटी या जो कानूनी प्रोविज़न इसमें है उसी तरीके का ये देगा। तो ये दो पार्टियां, एक CPI हो गई और दूसरी कांग्रेस हो गई। बीजेपी की बात करते हैं। दी BJP हैज प्रॉमिस इंश्योरेंस कवरेज टू ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम एंड वाइडर एक्सेस टू गरिमा गृह। अब देखिए, हैज़ प्रॉमिस्ड किया है, टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड BJP हो गया। प्रॉमिस क्या, इंश्योरेंस कवरेज देगा किसको, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को, जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स उनको, और वो किसके अंतर्गत देगा, तो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा। और एक वाइडर एक्सेस देगा, और एक विस्तृत पहुंच देगा किस सती के लिए, तो गरिमा गृह के लिए देगा। दीज आर प्रोग्रेसिव एस्पिरेशंस बट दे रिमेन इन द टेंटिवनेस ऑफ द फ्यूचर। कह रहा है कि ये जो है सारे क्या है, प्रोग्रेसिव एस्पिरेशंस है, एक आकांक्षा है जो आगे प्रगतिशील संभावनाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, बट लेकिन दे रिमेन इन द टेंटिवनेस ऑफ द फ्यूचर। लेकिन ये क्या है, अभी भी फ्यूचर के अनिश्चितताओं में ये रहेंगे। आगे आते हैं। The immediate work ahead of the central panel is to seize the momentum set in motion by the apex court and to assure the community that their concerns will be heard and addressed। अब यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ब आपका कहाँ पर है, इज, और यहाँ पर कहीं पर है विल बी हर्ड, दो है। तो इज के लिए सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ड वर्क। द इमीडिएट वर्क, अभी जो तत्काल में वर्क है, जो सेंट्रल पैनल्स के आगे में है, सेंट्रल पैनल्स के सामने जो सबसे नज़दीक का वर्क है जो करना चाहिए उसको क्या इज, वो है क्या, तो सीज करना द मोमेंटम, जो मोमेंटम अभी है, मोमेंटम सेट इन मोशन बाय द अपेक्स कोर्ट,
मोमेंटम जिसको मोशन दिया गया है किसके द्वारा, अपेक्स कोड के द्वारा, उसको क्या करना चाहिए, सीज करना चाहिए, उसको मतलब उस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए। एंड टू एश्योर, और एश्योर करना चाहिए, क्या किसको एश्योर करना चाहिए, तो कम्युनिटी को। और एश्योर क्या करना चाहिए, तो वो दैट के बाद बताता है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली बात एश्योर करना चाहिए कि देयर कंसर्न्स विल बी हर्ड। तो विल बी का जो आपका सब्जेक्ट वर्ड है वो क्या है, कंसर्न्स है, तो उनकी जो चिंता है उनको क्या सुनी जाएगी, एंड एड्रेस्ड, और क्या विल बी एड्रेस्ड, और क्या होगा, और उसका हल निकाला जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा। अगर इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।